चैप्टर कौन सा चल रहा है? डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। आने वाले टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं एक बार। इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। फिर टेबल 8.2 से क्या पता लग, देखो 8.2 टेबल से क्या पता लगती है ऑब्जर्वेशन? पहली बात तो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मतलब टॉप टू बॉटम वो नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्शन चलती है, ठीक है? फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्शन भी इंक्रीज होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेफ्ट राइट क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज होनी भी चाहिए क्योंकि साइज क्या होता है लेफ्ट राइट? डिक्रीज, तो इसलिए एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है भाई, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई थी कि जो फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीज था, एक सेकंड रुक जाओ। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि पहले वाली जो फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी है 3D सीरीज एलिमेंट की फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी, वो क्या होती है? इंक्रीज तो हो रही है पर उतनी इंक्रीज नहीं हुई जितनी आपकी सेकंड या थर्ड वाली होगी। इसका हमें रीजन देखना था, ये सब हमारी ऑब्जर्वेशन थी। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आएगी कि पहली बात तो ये कह रहे कि लेफ्ट राइट साइज उतना इंक्रीज नहीं होगा। उतना इंक्रीज नहीं होने का क्या बताया था इन लोगों ने रीजन? कि यहाँ तक कंप्लीट है। फिर टेबल से हमें क्या पता लगता है कि फर्स्ट एंथैल्पी जो है ट्रांजिशन सीरीज की वो क्या होती है आपकी, मतलब दे रखी है टेबल में। फिर ये जो वैल्यू है वो सक्सेसिव एंथैल्पी स्टीपली इंक्रीज नहीं होती जैसे कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में। एक ऑब्जर्वेशन ये होगी। ये नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट। फिर वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी सीरीज के अंदर वो कम होती है, नॉन ट्रांजिशन वालों में वेरिएशन ज्यादा होती है, नंबर 3 पॉइंट। और नंबर चौथा पॉइंट क्या निकल के आया था कि फर्स्ट एंथैल्पी जनरली क्या होती है? इंक्रीज, बट जो मैग्नीट्यूड है सेकंड और थर्ड का वो ज्यादा होगा। अब ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, कि लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं। एक ही सीरीज की बात कर लो, सिर्फ किसकी? 3D सीरीज की। 3D सीरीज में जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की फर्स्ट एंथैल्पी होती है वो लेफ्ट राइट इंक्रीज हो रही है, और जो सेकंड एंथैल्पी है वो भी इंक्रीज हो रही है, पर ज्यादा इंक्रीज हो रही है, थर्ड वाली भी ज्यादा इंक्रीज। तो इसमें भी इंक्रीमेंट है, नीचे वाले में भी इंक्रीमेंट है, पर पहली वाली इंक्रीमेंट कम, इनका इंक्रीमेंट ज्यादा हो रही है सारी इंक्रीज। लेकिन अब इस अगले पैराग्राफ में दे रखा है इसका रीजन। तो यहाँ पे रीजन क्या दे रखा है? रीजन बेसिकली यहाँ से शुरू होगा, ठीक है? इससे पहले तो आपको दे रखा है कि भाई ऐसे मान लो आपको स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D 3 4s2। तो वेनेडियम +2 बनाना तो क्या करेंगे? इसके लिए इनसे निकालेंगे। या फिर वेनेडियम +1 बनाना तो एक इसमें से निकालेंगे, उससे एनर्जी अल्टर हो जाती है, पहले मैच से निकालते हैं। वो बात लिखी थी उन्हें, हमें पता है। मेन हमारे यहाँ से शुरू होगा। देखो अब ज्ञान मिलेगा उसको। देखो देखो सुनो, ये जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? देखो सुनो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक हम लोग 3D सीरीज में लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं। एक बात पक्की है कि सबके अंदर जो 4s है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये भरे पड़े हैं सभी के अंदर, ठीक है? लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो 4s है ना, 4s वो इस तरह से बाहर है, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2। इनका आपस का शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है? लेकिन जो 3D है, 3D अंदर, उस 3D में इलेक्ट्रॉन एक करके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्कैंडियम से लेके जिंक तक लेफ्ट राइट जाने में 4s तो सबके अंदर ऑलरेडी है, बस 3D 1 2 3 वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे 3D भरते जाएंगे, बेशक 3D का शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा, मतलब डी वालों का शील्डिंग इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता, पर ये डी वाले इनको इफेक्टिवली शील्ड कर पाएंगे। इस वजह से लेफ्ट राइट जब हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज तो होगा पर ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, और इसीलिए एनर्जी एंथैल्पी इंक्रीज तो होगी पर ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। तो ये रीजन होगा आपकी फर्स्ट सीरीज के जो है वन एंथैल्पी इंक्रीज तो होते हैं पर ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, उसका रीजन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा होगा कि जैसे आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो फिर आपकी कई बार ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव हो जाती है? स्टेबल वाले 3D5 या फिर 3D10, इस तरह की। इनमें से निकालने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो ये रीजन किस चीज का था कि आनेशन एंथैल्पी कभी बढ़ रही फिर घट रही, फिर बढ़ रही फिर घट रही, बढ़ रही, जिगजैग सा पैटर्न मिल रहा था। उसका रीजन ये था, जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पे ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है, उनके अंदर ये दिक्कत आई थी। तुम्हारी बात। तो ये सब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी पिछली वाली, तो उसमें से देख लेना, फिर से रिवाइज हो जाएगा एक बार। अब ये वाला पैराग्राफ डिस्कस करना था, राइट? चलो देखो, इसके अंदर ना वही कंफ्यूजन थी अभी थोड़ी सी, वो देखनी है, वो जरा देखनी पड़ेगी। अभी इसको कुछ मिला नहीं है अभी खास, ठीक है? तो ये चीज होगी यहाँ पे, क्लियर है? अब हम बात करते हैं इस वाले पैराग्राफ की, और यहाँ से जब हम शुरू करेंगे ना, इसका फायदा क्या होगा
इसका फायदा होगा कि हम ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक आराम से कर पाएंगे। चलो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक के अंदर सबसे पहली बात भाई, बिल्कुल खास बात, जैसे मान लो कि हम लोग जो है फॉर्च्यूनर लेते हैं, उसकी खास बात क्या है कि भाई साइज बड़ा होता है, गुंडे वाली गाड़ी लगती है कई बार, है ना, उसका मेन पॉइंट वही है। राइट, स्कॉर्पियो लेते हैं, है ना, ब्लैक कलर की स्पेशली, तो उसका मेन पॉइंट क्या है कि वो मतलब थोड़ा सा उसकी रील्स बना लेंगे उस लोग। ठीक है, तो जो भी है मतलब उसके कुछ मेन पॉइंट है। वैसे ही इन ट्रांजिशन मेटल्स यानी कि डेवलप मेटल का सबसे खास पॉइंट क्या होता है, एक कि इनके अंदर जो है वेरिएबल, मतलब बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट मिलेंगी, मतलब कई कई सारे ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, तो जो जो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट इनके अंदर मिलेंगी उसकी टेबल आपको दे रखी है। और इस टेबल में ना कुछ कुछ अक्षरों पे डार्क कर रखा है। डार्क करा मतलब ये इनकी मोस्ट कॉमन है, फिर मोस्ट टेबल मान लो, इस तरह की होती है। तो हमें यही देखना है कि ये वाली इस तरह से क्यों आती है। इसका रीजन आरएस एंथैल्पी वाले टॉपिक में ही दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं एक बार। तो टेबल के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज नजर हमें क्या आएगी कि जो ये +2 की स्टेट्स है ना, ये वाली बहुत ज्यादा मिल रही है। +2 की तो हर जगह ही है लगभग लगभग, और बहुत सारी जगह पे कॉमन भी है। एक ऑब्जर्वेशन हमने करी, यही लाइन उठा करके यहाँ लिखी है, लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट इन मेटल की +2 है। ठीक है भाई, +2 बनाना है, हर किसी के अंदर 4s2 कॉन्फ़िगरेशन या फिर हम कह सकते हैं ns2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +2 बन जाएगी। बात नंबर 2 होगी। बात नंबर 1 क्या होगी, लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है +2। बात नंबर 2, +2 बनाने के लिए s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बन जाएगी। बात नंबर 3 यहाँ पे क्या आती है, ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको m+2 बनाना है गैसियस एटम से, तो जो पहली और दूसरी, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनेशन एंथैल्पी 1, दूसरा भी निकाल दोगे उसी में से तो आयनेशन एंथैल्पी 2। जब दोनों निकालने हैं तो मतलब हमें दोनों ही एनर्जी देनी पड़ेगी। अरे बात, दोनों एनर्जी देनी पड़ेगी, वही ये लोग बात कह रहे हैं कि m+2 बनाने के लिए फर्स्ट और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो हमें चाहिए होती है ना, उसके साथ साथ हमें एक एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी चाहिए। एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात होती है, अगर आपको +2 बनाना है, फर्स्ट एनएलपी दो IE1, सेकंड एनएलपी दो IE2, और साथ ही साथ आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी देनी पड़ेगी, बिकॉज पहले मेटल है, उसको आप एटम में कन्वर्ट करोगे ना, तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो हमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी देनी है। इन सभी के अंदर जो सबसे यहाँ पे कहते हैं डोमिनेंट टर्म है ना, वो क्या है आपकी सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, IE2 ये सबसे डोमिनेंट होती है। ठीक है, जो कि हाई वैल्यू किस किस के लिए शो करेगी, क्रोमियम के लिए और कॉपर के लिए, क्योंकि क्रोमियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 4s1 3d5, कॉपर की होती है 4s1 3d10। तो अगर इनमें से आपने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी है, और इनमें से सेकंड निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेन फैक्टर हो जाएगा इनको +2 बनाने के लिए। बात यहाँ तक ना बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत की बात नहीं आ रही, शो समझ में आ रहा है भाई। ठीक है, कि हमें 3 चीजें चाहिए, 3 में से जो सेकंड वाली है वो इंपॉर्टेंट कहाँ हो जाएगी, क्रोमियम कॉपर के लिए, क्योंकि इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही फिर 3d5 3d10 बचा है, और ये फिर स्टेबल वाली कॉन्फ़िगरेशन है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अंजलि आ रहा है कुछ समझ में? ठीक है, हाँ जी। यहाँ तक बिल्कुल बातें सारी की सारी क्लियर है। ठीक है, विक्की, क्रोमियम में और कॉपर में +2 अगर हम बनाने लगेंगे तो आयनेशन एंथैल्पी 1, आयनेशन एंथैल्पी 2 और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में से ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी 4s1 3d5 और 4s1 3d10। तो ये एक एक निकाल दिया तो फिर 3d वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगी और निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो डोमिनेंट फैक्टर इनके अंदर ये है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो जिंक है, द वैल्यू फॉर जिंक इज कोरेस्पॉन्डिंगली लो। इसी सेम चीज की वैल्यू जिंक लो क्योंकि बस जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी 4s2 3d10। तो 3d10 निकालने में दिक्कत आएगी, लेकिन s के दोनों निकल जाएंगे आराम से। तो इसलिए सेकंड आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, डोमिनेंट नहीं आ रही जिंक के लिए। जिंक में दो तो निकल ही जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इससे क्या होगा D10 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी।
तो अब यहां तक बात कंप्लीट होगी भाई। इस पूरी चीज में हमने क्या बात करी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें कैसे निकालने हैं, किसमें क्या दिक्कत आएगी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सिर्फ वो बातें करी हमने। और क्रोमियम और कॉपर और जिंक को थोड़ा स्पेशल केस बना के देख लिया। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से देखना कि जो ट्रेंड है थर्ड आयनिक एंथैल्पी का इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय 4s ऑर्बिटल। मतलब जो अगर आपको थर्ड आयनिक एंथैल्पी निकालनी है तो थर्ड निकालने में क्या होगा, 4s में से आप दोनों निकाल चुके हो, फिर आप 3D के अंदर घुसोगे तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के, एस में 2 से ऊपर तो होंगे नहीं। जब आपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल ही दिए तो आपने फर्स्ट आयनिक एंथैल्पी दी होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सेकंड आयनिक एंथैल्पी दी होगी, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। तीसरी जब देने लगोगे आप आयनिक एंथैल्पी, उसमें एस का कोई रोल नहीं रहता, एक तो बात ये कह रहे हैं, ठीक है। एंड शोज ग्रेटर डिफिकल्टी फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D5 और D10। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे आपको D5 मिलेगा, जहां पे आपको D10 मिलेगा, वहां पे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही भारी पड़ जाएगा हमारे लिए, क्योंकि ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। डी अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी के अंदर, 1 2 3 4 5, तो वो स्टेबल हो जाता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, तो इसलिए दिक्कत आएगी। यहां तक भी एक बात खत्म होगी। और ये लोग कह रहे हैं इन जनरल थर्ड आयनिक एंथैल्पी क्वाइट हाई, काफी ज्यादा हाई होती है, हमें पता ही है, बताने की जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हाई वैल्यू जो थर्ड की होंगी वो कॉपर के लिए, निकल के लिए, जिंक के लिए भी होती हैं। ये इससे क्या पता लगता है कि इन एलिमेंट्स में हमें +3 नहीं मिलेगी, जनरली +2 तक ही मिलेगी। और हम देख भी लेते हैं कि ये लोग बात सही कह रहे हैं क्या, कैसे +2 मिलेगी, किस किस में, कॉपर जिंक निकल, ठीक। ये रहा कॉपर निकल जिंक, और इसमें भी देख लो, मतलब कॉपर निकल जिंक, ये रहे, इनमें +2 तक ही मिल रही है, निकल में इवन +3 मिल रही है, +2 स्टेबल है। तो इनकी बात यहाँ तक ठीक है। अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ये लोग क्या कहते हैं, ऑल्दो आयनिक एंथैल्पी गिव्स सम गाइडेंस कंसर्निंग द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से वाली स्टेबल होती है, इसके बारे में हमें हल्की फुल्की गाइडेंस आयनिक एंथैल्पी दे देती है। हमने ऊपर देख भी ली है चीज, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या लिखा है यहाँ पे, एमेनेबल नहीं है कि हम इससे कोई जनरलाइजेशन बना सके। मतलब हमें तुक्का तो बिठा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते इससे, कि आयनिक एंथैल्पी का इतना बड़ा रोल होता ही नहीं है असल में ऑक्सीडेशन स्टेट को तय करने के लिए। और ये टॉपिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी, और बस इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बाकी हम पक्का बिल्कुल क्लियर कट कह नहीं सकते कि कौन सा क्यों। अब निकल के लिए +2 हमने कहा स्टेबल होती है, लेकिन 3 4 क्यों शो कर रहा है फिर ये। तो इसकी सारी जानकारी हमें यहाँ पे इस बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी है उतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो जो हमें समझ में आ रही है ना अच्छे से कि हाँ सर लिखा हुआ है, हमें जस्टिफाइएबल भी है, तो वो बस याद करेंगे यहाँ पे। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और अब हम शुरू कर लेते हैं अपना ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक। क्लियर है, चलो इसको देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसके अंदर यहाँ पे पहले हम तो पढ़ चुके हैं कि बहुत सारी वेरायटी शो करते हैं अलग अलग, और इसके अंदर आप ऑब्जर्व करो, देखो ये कुछ इस तरह की शेप आ रही है। ये डिस्कस किया था हमने पहले, हाँ किया था, कल किया था। हाँ ये इस तरह की शेप, नहीं करा नहीं है, पूरा नहीं किया, स्टार्ट किया था हल्का सा। इस तरह की शेप निकल के आ रही है, और इसके अंदर भी जो अपने मन से पहले के सारे एलिमेंट, इनमें हाइयर वाली मोर स्टेबल आ रही है, डार्क किया हुआ, और इनसे बाद वाले में लोअर वाली मोर स्टेबल आ रही है। तो ऐसा पैटर्न क्यों मिला, इनमें हायर वाली क्यों स्टेबल है, इनमें लोअर वाली क्यों स्टेबल है, इस क्यों का आंसर हमें अभी थोड़ी देर के लिए जानना है, क्यों, ठीक है। और जर्मन में क्या बोलते हैं इसको, कू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो सिंपल सिंपल सी बातें लिखी है यहाँ पे, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट कौन सा है, मिडल में मिल रहा है, वो कौन सा है, मैग्नीज। सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, मैग्नीज, वो बीच में मिल रहा है। जैसे कि मैग्नीज +2 से +7 सारी शो करता है, देख लेते हैं बात सही है क्या। हाँ जी, +2 +7 सारी शो करेगा, बात सही है। मैग्नीज फॉर एग्जांपल सारी शो कर रहा है। कम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट जो शो करने वाले वो हमें एक्सट्रीम एंड्स में मिल रहे हैं, इधर भी और उधर भी। रीजन क्या है इसका, कम इलेक्ट्रॉन है इनके पास। जैसे कि अगर हम बात करें किसके अंदर, इतना डी हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 और 4। देखो भाई क्या सीन होगा यहाँ पे, स्कैंडियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डी में, कम है शेयर करने के लिए, पर फिर भी +3 क्यों शो कर रहा था, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जाती है 4s2 3d1, तीनों ही लूज कर देगा तो +3 शो करेगा। ऐसे टाइटेनियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है,
तो कम, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होगी स्कैंडियम से। वेनेडियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ज्यादा होगी। क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है डी के अंदर, और ज्यादा होगी। मन के अंदर कितने होते हैं? 5 ही होते हैं मन में भी। काफी सारी शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर 4s2 भी तो है मन के अंदर, तो 7 हो गए। एस के 2 और डी के 5। लेकिन फिर आयरन में क्या हुआ? कम हो गए, 4 ही बचे। कोबाल्ट में क्या हुआ? कम हो गए, 3 ही बचे। निकल में क्या हुआ? कम हो गए। कॉपर में, कॉपर में इवन D10 होती है, एक भी नहीं बचा। ठीक है, 2 बस एस के बचे हुए हैं इसके पास, और जिंक के पास भी पूरी होती है। और सॉरी, कॉपर में 1 बचता है एस में, जिंक में 2 होते हैं इसके अंदर। तो भैया इलेक्ट्रॉन पहले तो बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन फिर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं। इसलिए हमें ये ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ कि ऑक्सीजन स्टेट कम यहाँ पे क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है। और यहाँ पे क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो है लेकिन वो अनपेयर्ड कम है। तो ये रीजन समझ में आ गया सबको कैसे का काम? ठीक है शोन, आ रहा है समझ में कुछ ना कुछ? ठीक है फरहान, आ रहा है? देखो आगे इसके अंदर यहाँ पे क्या चीज रहती है, अगले नेक्स्ट चीज इसमें ऑब्जर्व करें तो, एक मिनट शोर आ रहा है क्या? चलो चुप हो गए थोड़ा सा अपने यहाँ पे। देखो चल रहा है, चलो देखो आगे इसमें क्या दे रखा है कि ये हो गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक आ गया अपना। 10 जो स्कैंडियम 3 है वो वर्चुअली अननोन होता है। टाइटेनियम 4 जो है वो मोर स्टेबल होगा टाइटेनियम 3 से और 2 से। अब इसका मैंने आपको ये चीज बता रखी है। कोई नहीं, देखो याद नहीं, हम दोबारा देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो ध्यान से, यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि भाई लेफ्ट में कम शो क्यों कर रहे हैं, राइट में कम शो क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम है यहाँ पे काफी ज्यादा। उसके बाद जो सीरीज में स्टार्टिंग में स्कैंडियम आएगा, स्कैंडियम फिर टाइटेनियम, स्कैंडियम 2 ये अननोन होता है क्योंकि स्कैंडियम हमेशा क्या शो करेगा आपको? +3, क्योंकि तीनों दे देगा वो 4s2 भी और 3d1। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? टाइटेनियम 4 और स्कैंडियम 3 जो है वो वर्चुअली, स्कैंडियम 3 वर्चुअली अननोन है। टाइटेनियम 4 जो मोस्ट स्टेबल होता है 3 और 2 से। और दूसरी तरफ क्या होगा? जिंक जो है वो +2 शो करेगा क्योंकि इसके कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, खाली जिंक के 4s2 निकलते हैं बस। समझ रहे बात को? जिंक सबसे लास्ट में आता है। जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d10, तो बस 2 तो निकल जाएंगे, इसके डी नहीं निकल पाएंगे, इसलिए जिंक के शो करेगा +2। फिर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट जो रीजनेबल स्टेबिलिटी की, वो क्या हो जाएगी? s और d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहा है अप टू मैग्नीज। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीज तक तो मैक्सिमम वाली में एस डी दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ जनरली एस के इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसका रीजन क्या हो गया कि यहाँ पे आपको लोअर वाली क्यों मिल रही है और यहाँ पे आपको हायर वाली क्यों मिल रही है? क्योंकि इसके अंदर एस और डी दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व में एस। डी यहाँ से जनरली नहीं निकलते हैं, लेकिन इनके डी फिर स्टेबल से हो जाते हैं तो नहीं निकलते डी में से। चलो अच्छा, यहाँ पे और बातें क्या दे रखी है कि बस इतना ही है। ठीक है, और देर रखा मुझे क्लियर। तो हमें पता लग गया है, क्या क्या पता लगा हमें कि Mn बहुत ज्यादा क्यों शो करेगा, इस तरह का ग्राफ क्यों आता है। यहाँ पे कम क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही कम है। और यहाँ पे कम क्यों शो कर रहे हैं? बिकॉज अनपेयर्ड कम है। फिर इनमें हायर वाली ज्यादा क्यों है स्टेबल? क्योंकि इसमें एस और डी के इलेक्ट्रॉन लूज होने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एस के हो रहे हैं, इसलिए कम आ रही है और 2 तक ही जा रही है मैक्सिमम। ठीक है भाई, चलो उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बढ़िया बात है कि द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, a characteristic of transition element, arises out of incomplete filling of d orbitals। ये हमें पता ही है वैसे तो कि जो अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? d ऑर्बिटल की इनकम्प्लीट फिलिंग है। इन सच ए वे दैट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय यूनिटी। यहाँ पे वही वाली बात होगी कि इन सब की ऑक्सीजन स्टेट यूनिटी से डिफर करती है, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट पी ब्लॉक में 2 से डिफर करती है, डिफर बाय 2। अब यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं पता क्या बात कह रहे होंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा सोचा था मैंने घर पे जाके। इसके अंदर क्या बात कह रहे हैं यहाँ पे कि देखो ये 1 1 से बढ़ रही है ना, 1 1 से यहाँ पे कुछ आ रहा है, मतलब ये +2 इस तरह का। और मे भी शायद पी ब्लॉक में लोग कहना चाह रहे हैं कि पी ब्लॉक के अंदर, जैसे पी ब्लॉक का बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 और 4p1। ठीक है, तो जो अपर वाले होते हैं ना लाइटर मेंबर्स, वो +3 शो करेंगे क्योंकि उनके 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जो हैवियर मेंबर्स है उनका खाली पी का निकलता है, इसलिए वो +1 शो करेंगे। और कितने का फर्क आया यहाँ पे?
2 का। ये भी उस वाले फर्क की बात कर रहे हैं NCERT में, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल एलिमेंट में 2 का फर्क आ रहा है और इनके अंदर एक एक का फर्क आ रहा है। तो ये कुछ बात कह रहे हैं यहाँ पे, आ रहा समझ में भाई। तो इस तरह करके चैप्टर काफी खतरनाक वाला है स्टार्टिंग में अपना, लेकिन फिर भी ये हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत खत्म हो जाएगी आगे के लिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। और एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या आता है, चल रहा है सर, और क्या इंटरेस्टिंग फीचर जो है, इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोटिस्ड अमंग द ग्रुप्स 4 से लेकर 10। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ना वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट का इंटरेस्टिंग फीचर निकल के आ रहा है। वो कौन सा है वो देखते हैं। पी ब्लॉक के अंदर लोअर वाली ऑक्सीजन स्टेट, हाँ देखो वही बात आ गई कि ये हमारे पास मान लो डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में पे लाइट मेंबर्स होंगे, यहाँ पे नीचे हैवी मेंबर्स होंगे। ये हमारे पास पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में ऊपर क्या होंगे, लाइट मेंबर्स, नीचे क्या होंगे, भारी वाले मेंबर्स। भारी वाले मेंबर्स लोअर शो कर रहे थे, लाइट वाले मेंबर्स हाई शो कर रहे थे। यहाँ पे लाइट वाले लोअर शो करते हैं और हैवी वाले जो है वो क्या शो करते हैं, हाइयर ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। एग्जांपल देखो, सेकंड देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। क्रोमियम के नीचे क्या आता है, करोड़ मोल वाला सागर, वो नवाब था दुबई का, ठीक है। मतलब क्या था, डी जाएगा आई थिंक, नहीं दुबई डीबी, हाँ ठीक है। तो देखो ये लोग एनसीईआरटी में क्या कह रहे हैं कि जो आपका एमओ है, एमओ है ना, वो क्या शो कर रहा है 6। टंगस्टन भी क्या शो कर रहा है 6। लेकिन जो क्रोमियम है वो क्या, क्रोमियम 4 शो कर रहा है। कहाँ लिखा है क्रोमियम 4, लिखा है ऊपर, लिखा होगा, हाँ लिखा है ऊपर। क्रोम जो क्या शो करता है 4 ऑक्सीजन स्टेट, फोर्थ। और ये क्या शो कर रहे हैं 6। मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि डी ब्लॉक के लाइटर मेंबर्स लोअर ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं और हैवियर मेंबर्स